बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्ट हाउस पर यह कॉल दोपहर के बाद मौसूल हुई थी। मामूल के मुताबिक वो शहर का चक्कर लगाकर अभी वापस लौटा था। शहर क्या था, बमुश्किल 15-20 हज़ार की आबादी थी। एक छोटी सी मार्केट, टाउन कमेटी दफ्तर और पुलिस स्टेशन, लेकिन इसकी अहमियत लाखों की आबादी वाले शहर से ज़्यादा थी। कम अज़ कम दुश्मन के नज़दीक तो ऐसा ही था। उसे इससे ज़्यादा महफूज इलाका और कहाँ मुयसर आता। सैकड़ों किलोमीटर पर फैला सहराई इलाका जिसमें मीलों पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था, और यहाँ सरहदी चौकियाँ भी मीलों दूर दूर तक फैली हुई थीं। रात और दिन के भी हिस्से में ज़ोरदार झक्कड़ चलते तो वो दूर तक गहरा सुर्ख रंग का अंधेरा छा जाता, जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ऐसे में यहाँ रास्ता सिर्फ सितारों भरा आसमान दिखाता था। मकामी गाइड इन्हीं सितारों की रहनुमाई में सदियों से अपना रास्ता और मंजिलें खोजते आए थे। यूं तो पाकिस्तान और भारत की सैकड़ों मील लंबी सरहद के साथ साथ आर पार सरहदों के पेटी मिल जाते थे, जो स्मगलरों और एजेंसियों की गाइड की खिदमत सर अंजाम दिया करते थे। लेकिन इस इलाके में दोनों तरफ चंद नाम ऐसे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। ये वो लोग थे जो अपने आबाओ अजदाद के दौर से यही काम करते आ रहे थे। गो के सरहदी इलाका कायम होने के बाद उनके काम की नौयत बदल गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा था। राह ने गुज़िश्ता 3-4 माह से इस इलाके में 3-4 नए लॉन्चिंग पैड जासूसों को सरहद अबूर करवाने के खुफिया मकामात कहा जाता है कैंप कर लिए थे, और इस रास्ते से वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद में दाखिल करते थे, जहाँ से मकामी एजेंटों के जरिए वो फिर अपने टारगेट एरिया में पहुंचा दिए जाते। कैप्टन जमशेद ने चंद माह कबल अपनी कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल की थी। ये उसका आखिरी कोर्स था जिसमें उसने पैराट्रूपर तरबियत हासिल की थी, और अब उसे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बनाकर उस इलाके में भेजा गया था। जमशेद के यहाँ आने के बाद से दूसरी तरफ के लोग मोहतात हो गए थे। उनकी तवक्कुआत के बाद बरअक्स 2 माह में तकरीबन 7 दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे। ये वो आस्तीन के शाम थे जो पाकिस्तान से भारत गए थे, और अब उन्हें तकरीबकारी की मुकम्मल तरबियत देने के बाद वापस भेजा गया था। सर, पोस्ट कमांडर का मैसेज है। उसने जैसे ही सरहदी रेस्ट हाउस के कमरे में कदम रखा, हवालदार अल्लादाद ने पैगाम दिया। जमशेद ने उसकी तरफ इस्तेफामिया नज़रों से देखा। हवालदार अल्लादाद उसका मतलब समझता था। दूसरे ही लम्हे उसने फील्ड टेलीफोन पर पोस्ट कमांडर से रब्ता शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर खान लाइन पर था। हाँ मिस्टर खान, क्या मामला चल रहे हैं? कैप्टन जमशेद ने अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्फी से दरियाफ्त किया। सर, आज कुछ खसूसी डाक की खबर मिली है। तलवाड़ा पोस्ट के एरिया में कुछ मूवमेंट हो रही है। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर खान ने कहा, ओके, बी अलर्ट, मैं शाम को पहुंचता हूं। कैप्टन जमशेद ने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उसने हवालदार अल्लादाद को अंदर बुला लिया। यस सर, हवालदार ने एड़ियाँ बजाईं। तुम 2 जवानों के साथ बस स्टैंड पर पहुंचो, ट्रेन की चेक कर लेना। मैं तलवाड़ा पोस्ट पर जाऊंगा। आज रात शायद वहीं रहूं। कोई भी इमरजेंसी हो मुझे फ़ौरन मैसेज दो। सूबेदार साहब इधर ड्यूटी पर रहेंगे। जमशेद ने अपनी अगली प्लानिंग उसे बताई। राइट सर, हवालदार ने इस बात में सर हिलाया। अभी निकल जाओ, बड़ी जीप ले जाना, मेरे लिए छोटी छोड़ जाओ। रेडियो ठीक काम कर रहा है ना? उसने हवालदार से पूछा, क्योंकि छोटी जीप के वायरलेस सिस्टम में अगले रोज़ कुछ खराबी हुई थी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हवालदार ने बताया। ऑल राइट, बी अलर्ट, ट्रेन खुद चेक करना, पुलिस पर ना छोड़ देना। तलवाड़ा पोस्ट पर मुझे रिपोर्ट करो। उसने हवालदार को जाने का सिग्नल दिया। हवालदार अल्लादाद अपने 2 जवानों के साथ थोड़ी देर बाद रवाना हो गया। यहाँ शाम को एक पैसेंजर ट्रेन आती थी जिसको मामूल के मुताबिक उन्होंने चेक करना था। कैप्टन जमशेद ने सूबेदार साहब को कुछ हदायत दी और थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए तैयार हो गया था। अपने मामूल के मुताबिक उसने सिविलियंस कपड़े पहने हुए थे और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर अपनी सरहदी पोस्ट तलवाड़ा की तरफ जा रहा था।
सूरज उसके अकब में फैले दरख्तों के सिलसिले के पीछे सुर्ख रंग की गहरी सी लकीर उफ़्क़ पर बखेरता नीचे उतरता चला जा रहा था। उसके सामने तवील और अरीज सहराई इलाका दाहद नजर फैला हुआ था। एकड़ की झाड़ियां ही रेत के टीलों से कहीं कहीं सर उठाती दिखाई दे रही थी और हद नजर तक सिवाय रेत समुंदर कुछ सुझाई नहीं देता था। यहाँ वो काफी मर्तबा आए थे, अब ये रास्ता अजबर हो गया था। इन लोगों ने रेंजर्स की मदद से झाड़ियों के बीचों बीच एक रास्ता बना लिया था जिसे मकामी लोग भी इख्तियार करते थे और उनके ऊंट भी उसी रास्ते पर सफर करते हुए तलवाड़ा पोस्ट से मुल्हाका आखिरी सरहदी गांव तक जाया करते थे। कैप्टन जमशेद ने सूरज की रोशनियां रेत पर पड़ने से पैदा होने वाली चमक जो कभी कभी आंखों को चुंधिया देती से बचने के लिए अपनी आंखों पर सहराई ऐनक चढ़ाई थी। अभी वो बमुश्किल 3-4 किलोमीटर चला था जब उसे सुर्ख रंग का एक बगोला अपनी तरफ मुंह फाड़े लपकता दिखाई दिया। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यहाँ अमूमन ऐसे ही झक्खड़ चला करते थे और अचानक ही सहराई बगोले पैदा होने लगते थे। जमशेद को एतमाद था अगर वो आंखें बंद करके भी चलना शुरू कर देता तो यहाँ से अपनी पोस्ट पर बआसानी पहुँच सकता था। उसने जीप का गियर बदल कर उसकी रफ्तार कुछ कम और इंजन की ताकत बढ़ाई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह मामूल का सहराई झक्खड़ नहीं था। लेकिन जीप में बैठे हुए उसे यूं लगता था जैसे अभी वो हवा में उड़ा हुआ आसमान पर पहुंच जाएगा। रेत से भरी तंदोतेज हवाएं चिंगाड़ती हुए जीप के टायरों और बॉडी से रगड़ लगाकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं जैसे अटर्नी का कोई कॉन्वॉय चल रहा हो। 3-4 मिनट तक वो जीप चलाता रहा, लेकिन अब उसके सामने रेत की एक चादर सी तन गई थी। जमशेद ने हेडलाइट्स रोशन कर दी, लेकिन ये हेडलाइट्स भी अब कारआमद नहीं रही थीं। एक टीले के नज़दीक उसने जीप रोक ली। इंजन स्टार्ट था और वो ये सोच रहा था कि आगे पोस्ट की तरफ जाए या वो ऐसे ही रेस्ट हाउस लौट जाए और इस तूफान के गुजर जाने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करे। उसके दिल और दिमाग एक ही फैसले पर मुतफिक थे कि वो आगे जाए। उसकी ड्यूटी का यही तकाजा था। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो जाए। जब उसे एक अहम पैगाम मिल गया था तो उसका ये फर्ज था कि अब उस ऑपरेशन की कमान खुद संभाले। उसे अपने रेंजर्स पर बेहद एतमाद था, लेकिन उसने महसूस किया था कि कैप्टन जमशेद की कमान में कोई भी सर्च ऑपरेशन करने में वो फख्र महसूस करते थे और पोस्ट पर उसकी मौजूदगी अमूमन खुशगवार तब्दीली का बाइस बना करती थी। यही सोचते हुए उसने दोबारा एक्सीलेटर पर अपना दबाव बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद उसे यूं लगा जैसे जीप रेतली जमीन से अचानक दलदल में उतर गई हो। उसको जीप के टायर रेत में दंसते महसूस होने लगे थे। उसे अंदाजा था कि तेज हवा के तूफान से जो ताज़ा रेत उड़कर जा रही थी वो उस रास्ते पर भी रेत की नई तह बिछाई जा रही थी और यही सबब था जीप के टायरों के दंसने का एहसास होने का। कैप्टन जमशेद ने अब 4 व्हील गियर लगा दिया था। इस गियर में वो बहुत कम रफ्तार से चल सकता था, लेकिन अब उसे ड्राइविंग में कुछ खास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी क्योंकि इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ चल रहा था। अचानक ही जीप को झटके लगने शुरू हो गए। तूफानी हवाओं के साथ आने वाली रेत ने दरअसल उसके रेडिएटर में ज़रूरत से ज़्यादा ही जगह बना ली थी। जीप किसी न किसी तरह बार बार स्टार्ट करने और बंद होने के अमल से गुजारता वो 2 किलोमीटर तक ले आया था। अपनी जीप के स्पीडोमीटर के मुताबिक अब वो पोस्ट से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक ही जीप को जोरदार धचका लगा और इंजन ने काम बंद कर दिया। उस लम्हे तूफान में वो जीप का बोनट उठाकर इंजन की खराबी देखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने कुछ सोचते हुए वायरलेस रेडियो ऑन किया और थोड़ी देर बाद में उसका रब्ता कंपनी हेडक्वार्टर से हो गया। कैप्टन जमशेद ने अपनी सूरत हाल बताकर आगाह किया था कि वो पैदल पोस्ट की तरफ आ रहा है। ओके सर, अगर आप हुक्म दें तो ऊंट सवार इधर रवाना कर दें। दूसरी तरफ से पूछा गया। नो रेस ओके। उसने वायरलेस ऑफ की और जीप के डैशबोर्ड में रखा पिस्तौल होल्स्टर समेत अपनी कमर से बांध लिया।
जीप से उसने टार्च उठा ली थी और पानी की बोतल अपने कंधे पर डालने से पहले उसमें से पानी का एक बड़ा घूंट भी भर लिया था। जीप के खराब होने पर उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और सहराई ऐनक लगा ली, वरना जो रेत उसके कानों और बालों में घुसी हुई थी और अब नाक के रास्ते हलक में भी उतरने के लिए पर तोल रही थी, उसकी आंखों को भी अंधा कर देती। अभी उसने ढंग से जमीन पर कदम रखे ही थे जब उसे एहसास हुआ कि जमीन से कदम उखड़ रहे हैं, लेकिन अपने इरादों की तरफ मजबूत कदम रखकर वो पोस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। 15-20 मिनट तक उसी तरह चलने के बाद कैप्टन जमशेद को एहसास हुआ कि जैसे उसने रास्ता खो दिया है। उसने टार्च रोशन करके जमीन पर रोशनी डाली तो अंदाजा हुआ कि ये वो रास्ता नहीं जिस पर चलकर तलवाड़ा पोस्ट की तरफ जाया जाता है। सहराई तूफान में सफर का ये उसका पहला तजर्बा था। वो अपनी जगह पर बैठ गया और घुटनों में सर देकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अपने आगे पीछे दाएं बाएं उसे 15-20 गज के बाद कुछ दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ रेत का सहरा था या फिर चारों तरफ चीखती चिंगाड़ती तूफान हवाएं जो अब उसके बदन पर इस तरह झांपड़ मार रही थीं जैसे समुद्री तूफान की लहरें भंवर में फंसे जहाज पर मारा करती हैं। जमशेद को ये आस जरूर थी कि वो अभी तक अपनी सिमत में सीधा ही चला है। 10-12 मिनट उसने इसी तरह बैठे बैठे गुजार दिए। फिर अचानक ही उसे एहसास होने लगा कि वो बुज़दिल हो गया हो। फिर इस तरह बैठने की भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो फिर एक मखमे में फंस गया था। दिमाग कहता कि वापस लौट जा और जीप को तलाश करके उसमें मौजूद वायरलेस के रास्ते मदद तलब करे, जबकि उसका दिल उसे खिलाफ मर्दानगी गर्दान कर तकाजा कर रहा था कि वो अपना सफ़र पोस्ट की तरफ जारी रखे, कहीं देर ना हो जाए। ये सोचकर वो उठा और चलना शुरू कर दिया। तूफान का जोर कुछ कम पड़ने लगा था जिससे उसे कुछ हौसला हुआ। आसमान पर खिलाफ मामूल अचानक गहरे बादल छा गए थे। यहाँ का मौसम भी मिजाज यार की तरह अचानक ही अपना मूड बदल दिया करता था। सूरज भी अब शायद गरूब हो चुका था। जमशेद को अब एक और परेशानी ने आन घेरा था। वो जानता था कि सरहद गैर कानूनी तौर पर अबूर करने का ये बड़ा आइडियल मौसम था। उससे भारतीय ज़रूर फ़ायदा उठाते, क्योंकि इस तूफान में गश्त करना मुमकिन ना था। वो जल्द अज जल्द पोस्ट पर पहुंचकर सरहद पार से आए एजेंटों के इस्तकबाल की तैयारियां करना चाहता था। खुदा जाने हवलदार साहब ने क्या रिपोर्ट दी है, उसने दिल ही दिल में ये सोचा। यहाँ उसे एक एक लम्हे के लिए चौकस रहना पड़ता था। अपने दो हेडक्वार्टर को एक एक लम्हे की रिपोर्ट देना पड़ती थी। दुश्मन की मदाखलत पिछले चंद महीनों से भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसने खसूसन सिंध के शहरों में जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। घड़ी की तरफ देखने से उसे अंदाजा हुआ कि जीप से निकले उसे करीबन 1 घंटा हो गया था। तूफान अब करीबन थम चुका था। आसमान पर बादल स्याह गहरे हो रहे थे। कुछ सोचते हुए कैप्टन जमशेद ने अपने मामूल के मुताबिक पोस्ट की तरफ रुख करके 3-4 मरतबा टार्च को जलाया बुझाया, फिर उसका रुख आसमान की तरफ करके भी जलाता बुझाता रहा। इस तरह वो पोस्ट वालों को अपनी मौजूदगी और पोजीशन का सिग्नल दे रहा था। उसे आस थी कि इस तरफ आने वाली कोई पेट्रोलिंग पार्टी चंद मिनट में उसके नज़दीक पहुंच जाएगी, और ऐसा ही हुआ। बाकी चंद मिनट बाद उसे एक जीप की हेडलाइट्स अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने जीप को देखकर टार्च को फिर रोशन करके उसे अपनी तरफ आने का सिग्नल दिया। जीप तेज रफ्तारी से उसके नज़दीक आकर रुकी थी, जिसमें से 3 जवान फलांगे मारते उतरे और उन्होंने अपनी गनें उसकी तरफ तान रखी थी। हैंड्स अप, उनमें से एक ने ललकारा। कैप्टन जमशेद ने जीप की हेडलाइट्स में देख लिया था कि रेंजर सेल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर्स थे। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारतीय फौज के ब्लैक कैट्स कमांडोज के साथ हाल ही में अपनी कुछ कमांडर कंपनियां खड़ी की थी। उन लोगों का ताल्लुक शायद ऐसी ही किसी कंपनी से था। कैप्टन जमशेद ने एक लम्हे का तवक्कुफ ज़ाया किए बगैर उसे डांट दिया। आई एम मेजर शर्मा। उसने उस इलाके में ऑपरेट करने वाले भारतीय फौज के इंटेलिजेंस यूनिट के मेजर शर्मा का नाम लिया। वो लोग एक लम्हे के लिए तो गड़बड़ा कर रह गए, लेकिन वो भी बड़े पक्के मालूम होते थे।
सर, हम आपको नहीं पहचानते, आपको हमारी हिफाजत में पोस्ट तक जाना होगा। उसी कमांडो ने अपनी राइफल बदस्तूर जमशेद की तरफ तानते हुए कहा, इडियट, तुम क्या लेने आए हो इस इलाके में? मुझे नहीं जानते, मैं 2 घंटे से तूफान में फंसा हुआ हूँ। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें मुसलसल सिग्नल देकर बुला रहा हूँ, क्या समझे? उसने फिर लापरवाही से कहा, आई एम सॉरी सर। दूसरी तरफ भी कोई पढ़ाया जवान था। क्या मतलब है तुम्हारा? जमशेद ने बज़ाहिर उसे फाड़ने वाले लहजे में कहा। सर, मैं मजबूर हूँ, आप कमांडर साहब के पास जाके अपनी शनाख्त करवाएं। उसके बाद ही उसने फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। जमशेद ने अंदाज़ा कर लिया था कि इन हालात में भागना करीबन नामुमकिन था। उसकी तरफ 4 ऑटोमेटिक राइफलें तनी थीं। ओके चलो, उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। सर, अपना पिस्तौल हमें दे दें। उसी कमांडर ने जमशेद के पहलू से चिमटे हुए होल्स्टर तरफ इशारा किया। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? जमशेद ने उसे फिर सख्त लहजे में चाड़ पिलाई। सर, ये भी आपकी तरबियत के मुताबिक ही हो रहा है, आपने ही हमें ये कुछ सिखाया है, एक दूसरे जवान ने कदरे नरम लहजे में कहा। जमशेद ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर पिस्तौल उसे होल्स्टर समेत थमा दिया। उनकी कोई और बात सुने बगैर वो बड़े रौब से चलता हुआ जीप की अगली सीट पर बैठ गया। एक बात का अंदाजा उसे अब तक हो चुका था कि ये लोग शायद उस एरिया में नए रिप्लाई हुए, जिन्होंने मेजर शर्मा का नाम तो सुन रखा है लेकिन उसे देखा नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने भी अभी तक उसके साथ बदतमीजी का मुजाहरा नहीं किया था। जमशेद ने अलबत्ता उनकी तरबियत और होशियारी को दिल ही दिल में सराहा कि उन लोगों ने अभी तक उसी पर से एक लम्हे के लिए भी नजर न उठाई। उसे याद आ गया एक मर्तबा जब मकामी खोजी अली बख्श के साथ वो रात को पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने वाले किसी तखरीबकार के कदमों का ताक़ुब कर रहा था, तो उसने कहा था, कैप्टन साहब, यह सैराब बड़ी जालिम शय है, इससे दोस्ती नवे का घाटा है। नवे का घाटा? मैं बचपन से सरहद से पार आज जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की सरहद बंदी इस तरह की गई है कि मुझे भी कभी कभी अपने आप पर शक होने लगता है कि मैं अपने इलाके में हूँ या भारतीय इलाके में। आदमी अपनी सिमत से एक लम्हे के लिए चौंका और कहीं से कहीं जा पहुँचा। कैप्टन जमशेद ने अंदाज़ा कर दिया था कि वो तलवाड़ा पोस्ट से दाहिनी सिमत पलट गया होगा। तलवाड़ा पोस्ट भारतीय इलाके के 2-2.5 किलोमीटर अंदर एक तकोन नुमा की सूरत में हो और इस तकोन के दोनों जावियों पर भारतीय सरहद वाक़या थी। ख़ुसूसन शुमाल की सिमत को 1.5-2 किलोमीटर पर आपका इलाका शुरू हो जाता था। खुद पर गुस्सा आने लगा था कि उसने वहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार क्यों न कर लिया और ख़ुसूसन बार बार अपनी मौजूदगी की निशानदेही के लिए टार्च क्यों रोशन की। वो जानता था कि इस इलाके में मामूल के मुताबिक तो ऐसी गश्त नहीं होती जैसे दूसरे इलाकों में पोस्टों और सरहद के साथ साथ की जाती है, लेकिन चूँकि भारतीयों ने यहाँ तकरीबकारी के मराकज़ बना रखे थे, इसलिए उन भारतीय इलाके में नकलो हरकत भी मामूल से बढ़ गई थी। यहाँ का चार्ज संभालने से पहले उसे हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग देते हुए कर्नल साहब ने राजस्थान की सरहद के साथ साथ करीबन 13 ऐसे कैंपों की निशानदेही की थी जहाँ के तकरीबकारों को तरबियत देकर पाकिस्तानी सरहद ख़ुसूसन सिंध में दाखिल किया जाता था। उसे याद था जब उसके साथ कैप्टन खालिद ने कर्नल साहब से कहा था, सर, बुराई को जड़ से ही क्यों ना उखाड़ फेंका जाए, उनके कैंप्स ही क्यों ना ख़त्म कर दें। इस सवाल के जवाब हमेशा संजीदा रहने वाले कर्नल खान ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 2 अल्फाज में दिया था, विशफुल थिंकिंग। और बात आई गई हो गई। कैप्टन खालिद ने कहा कि ये बात बहुत संजीदगी से नहीं कही थी, लेकिन उन हालात में जब बेगुनाह अवाम ताजिर मूली की तरह कट रहे थे, कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसे तखरीबकारी के मराकज़ का वजूद बर्दाश्त कर सकता था। यार, मैं तो इधर बर्फानी इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन हमें शायद इधर भेजा जाएगा। सुना है वहाँ लोग अक्सर भूलकर सरहद पार कर जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए और तुम खुशकिस्मती से भूलकर सरहद पार कर जाओ तो खाली हाथ वापस ना आना। 2-3 कैंप तो बराबर कर देना, सालों को कुछ तो अपने होने का सबूत दें। कैप्टन खालिद ने चाय पर खुशगपियाँ करते हुए उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा था, बेफिक्र रहो प्यारे,
اپنے ارادے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس نے اپنی کورس میٹ کیپٹن خالد سے بے تکلفی سے کہا۔ دونوں ہنس دیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔